हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। आज एक बार फिर स्वागत है आपका नालंदा ऑनलाइन क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। पिछली कक्षा में हम भारतीय संविधान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे थे, भारतीय संविधान सभा। तो उसमें हमारी आधी क्लास पूरी हो गई थी। उससे आगे की क्लास को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पिछली कक्षा में हमने चर्चा करी थी कि भारतीय संविधान का गठन किस प्रकार किया गया, किस योजना के आधार पर हुआ, फिर सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई और उनका चुनाव किस प्रकार हुआ। लास्ट वाला फैक्ट जो हमने देखा था पिछली कक्षा में, वो देखा था कि भारतीय संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार चुने गए वो BN राव चुने गए और दो व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने संविधान सभा का सदस्य बनने से इनकार कर दिया था, तेज बहादुर सप्रू और जयप्रकाश नारायण। उसी कक्षा को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे जिसमें संविधान सभा का जो चीफ ड्राफ्टमैन नियुक्त किया गया था वो व्यक्ति थे SN मुखर्जी। और संविधान सभा ने अपने प्रतीक यानी मोहर के रूप में हाथी का चयन करा था। प्रतीक या मोहर के रूप में किसका? हाथी का चयन। क्योंकि संविधान सभा के सदस्य मानते थे कि भारतीय संविधान हाथी की तरह क्या होगा, एक मजबूत होगा। तो दो फैक्ट लिखते हैं हम पहले, फिर देखते हैं आगे। पहला फैक्ट इसमें इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान सभा के मुख्य शिल्पकार जिनको हम क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? चीफ ड्राफ्टमैन। तो किसको नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर आप देना SN मुखर्जी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना, ठीक है। फिर दूसरा इसी में देखेंगे हम कि संविधान सभा का प्रतीक या मोहर क्या था? हाथी। दूसरा फैक्ट, संविधान सभा का प्रतीक या मोहर के रूप में किस जानवर को, किस पशु को अपनाया था? तो हाथी को, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखना, हाथी। अब देखो संविधान सभा का गठन हो चुका है, ठीक है। तो अब संविधान सभा की क्या होंगी? मीटिंग या अधिवेशन स्टार्ट होंगे, जिसमें संविधान सभा की पहली मीटिंग जो होगी वो 9 दिसंबर 1946 को होगी। ये सभी मीटिंग दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में, जो पुराना संसद भवन है जिसका हाल ही में नाम संविधान सदन कर दिया, उसमें आयोजित की जाएंगी। प्रथम मीटिंग में ज़्यादा कुछ नहीं होगा, केवल फ्रांस की तर्ज पर जो संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रहेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना जाएगा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, प्रोटेम स्पीकर। फिर जो दूसरी मीटिंग होगी 11 दिसंबर 1946 को, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना जाएगा। दूसरा उसी में दो व्यक्तियों को, जिसमें हरेंद्र कुमार मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी, दो को संविधान सभा का उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा और HVR आयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया जाएगा। तो इन फैक्टों को जानेंगे। पहले हम देखेंगे संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 कहां पर होंगी? ये दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में आयोजित होंगी, जो पुराना संसद भवन है, संसद भवन। और इसका अब नाम क्या हो गया? पुराने संसद भवन को अब संविधान सदन के रूप में जाना जाएगा। ये भी याद रखना, एक क्या नाम हो जाएगा इसका? संविधान सदन, ये नाम इसका रखा गया है, ठीक है, क्योंकि अब भारत के लिए नई संसद भवन का निर्माण हो चुका है। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक आयोजित हुई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में, ठीक है। और जो जगह कहां पर है? संविधान सदन दिल्ली, ठीक है। अब इसी में क्या निर्णय हुआ? जो संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे,
इसमें याद रखना फ्रांस की तर्ज पर, क्योंकि फ्रांस में ऐसा हुआ था, फ्रांस की तरह तरह संविधान सभा के संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग बोल दो या वरिष्ठ बोल दो, बुजुर्ग डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको क्या बनाया गया, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, जिसको हम प्रोटेम स्पीकर भी बोल सकते हैं, ठीक है, प्रोटेम स्पीकर चुना गया। जो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी, इसी की एक विशेषता कि मुस्लिम लीग ने बहिष्कार करा इसका, मुस्लिम लीग ने बहिष्कार करा। मात्र 211 सदस्य उपस्थित हुए, जिसमें 9 सदस्य क्या थी, महिलाएं थी। तो इसको पॉइंट को याद रखना कि मुस्लिम लीग ने क्या करा, बहिष्कार करा, इसका बहिष्कार किया। कितने, कुल 211 सदस्य शामिल हुए, जिसमें 9 महिलाएं थीं, 9 महिलाएं, ठीक है। और जब इतने कम लोग उपस्थित हुए तो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल संविधान सभा के बारे में एक टिप्पणी करते हैं कि ये ऐसा विवाह प्रतीत होता है जिसकी दुल्हनी क्या है, गायब है। तो ये स्टेटमेंट पूछा जाता है किसने दिया था, विंस्टन चर्चिल। तो नोट करके इसको लिखेंगे हम, विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा था संविधान सभा के बारे में। ये संविधान सभा के बारे में स्टेटमेंट देते हैं जो पहली मीटिंग होती है। क्या स्टेटमेंट है, यह है ऐसा विवाह प्रतीत होता है जिसकी दुल्हन ही गायब है, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप याद रख लेना, ठीक है। और ये किसका कथन है, विंस्टन चर्चिल। किसका कथन है, ये पूछा जाए एग्जाम में, विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल वह है व्यक्ति हैं जिसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान गांधी जी को अर्धनंगा फकीर भी कहा था, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना। प्रथम बैठक के बारे में हमने जाना। अब दूसरी बैठक कहां पर आयोजित हुई, वहीं पर उसी स्थान पर 11 दिसंबर 1946 को। तो दूसरी बैठक लिखेंगे, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को आयोजित हुई, 1946। इसमें क्या क्या हुआ, ठीक है, उनको जानेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य अध्यक्ष चुना गया, स्थायी अध्यक्ष। तो पहला रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया, मतलब निर्वाचित किया गया, ठीक है। चुनाव हुआ था, तो कौन निर्वाचित हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2 व्यक्ति उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए, उपाध्यक्ष, ठीक है। तो दोनों व्यक्तियों का नाम याद रखना आप एग्जाम की दृष्टि से, एच.सी. मुखर्जी, और दूसरे व्यक्ति थे वी.टी. कृष्णामाचारी।
तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। वहीं अगर पूछा जाए संविधान सभा का सचिव किसको नियुक्त किया गया था, सेक्रेटरी, ठीक है, तो सचिव, तो सचिव का भी आपको यह नाम याद रखना है, HVR आयंगर, HVR आयंगर, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखने किसमें, जो संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी। जो संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को, उस दिन संविधान सभा की कार्यवाही स्टार्ट मानी जाती है, क्योंकि उसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इसी उद्देश्य प्रस्ताव से आगे चलकर भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना का विकास होता है। तो इसको लिखेंगे हम तीसरी बैठक, तो लिखो तीसरी बैठक। तीसरी बैठक कब हुई, 13 दिसंबर 1946, ठीक है। इसमें से जो फैक्ट आते हैं, जो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट, कि नेहरू जी द्वारा संविधान सभा की, एक तो यही आता है संविधान सभा की कार्यवाही कब स्टार्ट हुई, ठीक है। तो कार्यवाही स्टार्ट हुई 13 दिसंबर 1946 को, कार्य करना शुरू करेगा, क्योंकि उससे पहले तो आते थे लोग, एक बार स्थायी अध्यक्ष चुनने में रह गए, एक बार स्थायी और उपाध्यक्ष चुनने में, 2 मीटिंग ऐसे हो गई। तो लिखना संविधान सभा की कार्यवाही स्टार्ट हुई, कार्यवाही प्रारंभ, एक फैक्ट। दूसरा, पंडित नेहरू जी द्वारा, पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव, जिसमें यह था कि क्यों संविधान सभा के सदस्य क्यों गैदरिंग कर रहे हैं, क्यों इकट्ठा हो रहे हैं, इनका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, पूछा जाता है ये किसने करा था, पंडित नेहरू ने। इसी उद्देश्य प्रस्ताव से आगे चलकर भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना का विकास होगा। तो इसको भी लिख लेना, इसी से क्या होगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका, जिसको हम प्रियम्बल भी बोलते हैं, उद्देशिका का विकास। अच्छा पॉइंट है, इसको आप याद रखना, ठीक है। तो इसमें हमने दूसरी और तीसरी बैठक के बारे में चर्चा की। अगला जो देखेंगे हम नेक्स्ट, जब संविधान सभा की कार्यवाही स्टार्ट हो चुकी है और नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया जा चुका है, तो एक तारीख आपको याद रखनी है, 22 जनवरी 1947। उसी दिन संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ एक निर्णय लिया जाएगा कि भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करेंगे। तो 2 फैक्ट बनते हैं यहाँ पर, कि संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकृति दी, 22 जनवरी 1947। दूसरा, किस दिन भारतीय संविधान सभा ने यह निश्चित किया कि भारत के लिए एक संविधान सभा का निर्माण होगा, तो 22 जनवरी 1947। तो ये तिथि याद रखना, 22 जनवरी 1947। 2 बातें, पहली बात, इसमें पहली बात जो याद रखनी है, उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति मिली संविधान सभा द्वारा, स्वीकृति। और दूसरी, संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान निर्माण का निर्णय लिया, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट याद रखना। जब उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई और संविधान सभा ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए निश्चित कर लिया, तो तभी संविधान के निर्माण के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया, जिसमें 8 बड़ी समितियां थी और अन्य प्रमुख समितियां थी।
जिसमें सबसे प्रमुख जो समिति थी वो प्रारूप समिति थी, जिसको मसौदा समिति या पांडुलेखन समिति या मसविदा समिति भी बोलते हैं। तो अब समितियां बनेंगी, तो याद रखना अगला फैक्ट जो याद रखना है, संविधान के निर्माण के लिए 8 बड़ी तथा अन्य छोटी समितियों का गठन किया गया, जिसमें सबसे प्रमुख समिति कौन सी रहेगी, तो हम अब इसको देखेंगे। जो सबसे प्रमुख समिति रहेगी प्रारूप समिति। नंबर 1 देखेंगे प्रारूप समिति। देखो ये किसी भी नाम से आ सकती है, इसी को हम बोल सकते हैं मसविदा समिति, सभी नाम हमको याद रखने। इसी को मसौदा समिति बोल सकते हो, मसौदा समिति। इसी का एक नाम जो एग्जाम में आता है ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, या इसी का एक नाम आता पांडुलेखन समिति। ये सब किसी भी नाम से पूछी जा सकती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है इसके बारे में। इसमें देखो इसका गठन की पहले तारीख पूछी जाती है, ठीक है। तो इसकी तारीख याद रखना 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947। दूसरा पॉइंट याद रखना, इसके अध्यक्ष जो थे, तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और कुल सदस्य कितने थे? कुल सदस्य थे 7, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना। जो 7 सदस्यों में हम देखेंगे, एक तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हो गए, जो क्या थे? अध्यक्ष थे। क्या थे? अध्यक्ष इस समिति के, क्योंकि इसी समिति के द्वारा भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करा जाएगा। अंतिम रूप से प्रारूप इसी समिति द्वारा किया जाएगा। तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को ही संविधान सभा का क्या बोलते हैं? भारतीय संविधान का जनक या पिता या निर्माता कहा जाता है, ठीक है। यहां तक कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से बाद में पूछा भी गया था कि आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या रहा संविधान सभा में, तो वो कहते हैं कि मेरे द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया जाना, ये सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था मेरा। और उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को क्या बोला? संविधान सभा का दक्ष पायलट। जिस प्रकार एक पायलट एक जहाज को अच्छी तरह से हैंडल करता, उसी प्रकार संविधान सभा को हैंडल किसने किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। तो यहां से क्वेश्चन आता, 7 सदस्यों में कौन कौन शामिल थे? तो नंबर 1 तो ये हो ही गए, और जो आपको नाम याद रखने हैं इसी में, तो अन्य नाम याद रखना। एक व्यक्ति, दूसरे, पहले अंबेडकर जी हो गए, ठीक है, फोकस करना। दूसरे व्यक्ति अल्लादी कृष्ण अय्यर। तीसरे व्यक्ति एन गोपाल स्वामी अयंगर। एक व्यक्ति जो एकमात्र मुस्लिम थे, मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है। नंबर 5 पे याद रख लेना, इसी समिति में थे के एम मुंशी, जिनका पूरा नाम कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी था, ठीक है। और नंबर 6 आपको याद रखना, नंबर 6 एक व्यक्ति थे एन माधवराव। और ये किसकी जगह आए थे? क्योंकि ये प्रारूप समिति के एक सदस्य थे बीएल मित्र, तो हेल्थ इश्यू हो गया था, स्वास्थ्य संबंधी कारणों के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो ये बीएल मित्र की जगह थे। बीएल मित्र के स्थान पर
ठीक है। और एक नाम नंबर 7 जो याद रखना, इधर लिखे लेते हैं हम, टीटी कृष्णामाचारी। टीटी कृष्णामाचारी, माचारी, ठीक है। और ध्यान देना, डीपी खेतान की मृत्यु के बाद, एक व्यक्ति थे डीपी खेतान, तो वो एक्सपायर हो गए थे उनकी मृत्यु के बाद, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखना। ये प्रारूप समिति या मसविदा समिति थी, 7 सदस्य थे। मोस्टली जब क्वेश्चन आता कौन व्यक्ति प्रारूप समिति में शामिल नहीं था, तो अधिकांश ऑप्शन में महात्मा गांधी जी, वो तो संविधान सभा के भी सदस्य नहीं थे, और या पंडित नेहरू का नाम देते हैं जो इस समिति में शामिल नहीं थे, ठीक है। आगे देखेंगे हम अन्य प्रमुख समितियों में। अन्य प्रमुख समितियों में एक समिति संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति एक प्रमुख समिति थी, और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल नेहरू, ठीक है। तीसरा एक समिति थी संविधान समिति, संघ संविधान समिति। जहां संघ शब्द आए तो वहां पे अध्यक्ष पंडित नेहरू को, तो इसके भी अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, एक समिति याद रखनी है, प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। जहां प्रांत शब्द जुड़ेगा तो सरदार जी का नाम आएगा, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। इसमें आगे एक समिति जो याद रखनी है, नंबर 5 संचालन समिति। संचालन समिति, इनके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको आप याद कर लेना, इनसे सवाल आ जाता, समिति का नाम देकर उनके अध्यक्ष पूछे जाएंगे। नंबर 6 जो याद रखने हैं आपको, नियम प्रक्रिया नियम समिति या नियम समिति भी बोल देते हैं। इसके अध्यक्ष भी कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट एक समिति जो देखेंगे हम, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक के मामलों से संबंधित समिति थी एक, तो मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, अधिकार एवं अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी वर्ग था, वर्ग से संबंधित समिति, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, भारत के लौह पुरुष, ठीक है, भारत के बिस्मार्क। 8वीं एक समिति है जो पूछी जाती है, राष्ट्रध्वज या झंडा समिति के अध्यक्ष, तो इसके भी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राष्ट्रध्वज समिति, या ये किस नाम से आती है? झंडा समिति के नाम से, झंडा समिति के नाम से, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो ये संविधान का निर्माण से संबंधित प्रमुख समितियां थी, जिसमें सबसे प्रमुख समिति क्या थी? सबसे प्रमुख समिति थी प्रारूप समिति, ठीक है। तो आगे की चर्चा स्टार्ट करते हैं। ऐसा बताते हैं कि संविधान, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप BN राव के द्वारा पेश किया गया था, ठीक है। तो भारतीय संविधान का, यह आया हुआ क्वेश्चन है, संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार करा था? BN राव ने। आंसर क्या दोगे इसका? BN राव, जो संविधान सभा के क्या थे? संवैधानिक सलाहकार, ठीक है। इसी प्रारूप पर प्रारूप समिति डिस्कशन करती है, चर्चा करती है, इसमें से कुछ चीजें को हटाती है, कुछ चीजें नहीं जोड़ती है, तो अंतिम प्रारूप भारतीय संविधान का प्रारूप समिति तय करती है, ठीक है। तो
इस पर ही चर्चा करती है प्रारूप समिति। तो अब पूछा जाता है अंतिम प्रारूप। तो भारतीय संविधान का अंतिम प्रारूप कौन बनाते हैं? अंबेडकर जी, यानी प्रारूप समिति कौन तय करती है? प्रारूप समिति, ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? अंबेडकर। इसी समिति द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण कराया गया। तो इसीलिए अंबेडकर जी को क्या बोलते हैं? डॉक्टर अंबेडकर को बोला जाता है भारतीय संविधान का जनक, भारतीय संविधान का जनक या पिता या निर्माता, कोई सा भी शब्द आ जाए आंसर लिख देना, ठीक है। और इन्हीं को आधुनिक युग का मनु बोला जाता है, क्योंकि प्राचीन हिंदू नियमों के लिए जो संकलन करा वो मनु स्मृति में मनु ने करा था, और आधुनिक समय पर यही काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने करा। तो एक क्वेश्चन एसएससी में भी और पुलिस वगैरह में काफी पूछा जाता है कि आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो इन्हीं को आधुनिक युग का मनु कहा जाता है, मनु। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और संविधान सभा के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो तो डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा का दक्ष पायलट कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्ष पायलट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी तैयार करना। जब उनसे पूछा गया था कि आपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या करा, तो उन्होंने प्रारूप समिति का अध्यक्ष अंबेडकर को बनाया, इस कार्य को सबसे अच्छा माना। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने डॉक्टर अंबेडकर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या कहा? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तैयार करना है। संविधान सभा का दक्ष पायलट। जैसे एक अच्छा पायलट अच्छे जहाज को क्या करता? चलाता। उसी प्रकार संविधान सभा की कार्यवाही को किसने चलाया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। देखो अब इसके बाद जो है हमको जो याद रखना है कि 21 फरवरी 1948 को, इनको क्रमवारी तिथिवार याद करना। 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति भारतीय संविधान का प्रारूप किसके सामने? संविधान सभा के सामने पेश करती है। को प्रारूप समिति द्वारा भारतीय संविधान का प्रारूप संविधान सभा के समक्ष पेश किया, ठीक है। और फिर इसी पर संविधान सभा क्या करेगी? 3 वाचन स्टार्ट कराएगी, ठीक है। संविधान सभा द्वारा क्या होंगे? 3 वाचन स्टार्ट होंगे। तो आगे देखेंगे हम नेक्स्ट। तो 3 वाचन इसी पर चर्चा होगी। तो प्रथम वाचन ये 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक होगा, यानी 5 दिन तक। जो दूसरा वाचन होगा, ये आपका होगा 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, ठीक है। और तीसरा वाचन ये 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। ये तिथि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी दिन
भारत का संविधान बनकर क्या हुआ, तैयार हुआ। इसी दिन इसको अंगीकृत कराया गया यानी अपनाया गया, और इसी दिन आर्टिकल इसके संविधान के कुल 16 अनुच्छेदों को लागू भी कर दिया गया। ठीक है, आंशिक रूप से लागू। तो ये तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें फैक्ट क्या आ सकते हैं। पहला फैक्ट, भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। ठीक है, दूसरा फैक्ट जो इसी से बनेगा, संविधान को अपनाया गया। ठीक है, देखो ध्यान देना, एक बार एक क्वेश्चन आया था कि भारतीय संविधान को किसने अपनाया, स्वीकृत करा, तो संविधान सभा ने या भारतीय लोगों ने। तो इसका सही आंसर माना गया था भारतीय लोगों ने, क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से स्टार्ट होती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। और लास्ट में जो सब तारीख दी है 26 नवंबर 1949 ये प्रस्तावना में उल्लेखित है। तो इसमें देखो ध्यान देना, क्योंकि संविधान सभा में जो लोग बैठे थे वो भारतीय जनता ने ही चुने थे, तो स्वीकृति किसने दी, जनता ने। ठीक है, तो संविधान को अपनाया गया और संविधान को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया, आंशिक रूप से लागू। ठीक है, और कब लागू करा गया, यानी 16 अनुच्छेद, संविधान के 16 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया, लागू। ठीक है, तो ये पॉइंट भी, कुल टोटल अनुच्छेद ये लागू कर दिए गए। इसीलिए 26 नवंबर को क्या बनाते हैं, 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता, संविधान दिवस या राष्ट्रीय कानून दिवस, राष्ट्रीय कानून दिवस। और किसके सम्मान में, डॉक्टर अंबेडकर जी के सम्मान में ये मनाया जाता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा किसके सम्मान में मनाया जाता है, तो डॉक्टर अंबेडकर जी के सम्मान में, ठीक है, तो अच्छा फैक्ट है, इसको आप तैयार करना। ठीक है, इससे पहले देखो और जो क्वेश्चन संविधान सभा से संबंधित पूछे जा सकते हैं, जो संविधान बनकर तैयार हुआ, तो उससे देखो और अन्य फैक्ट। एक क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय तिरंगे झंडे को कब अपनाया गया, तो तारीख याद रखना 22 जुलाई 1947। तो एक तारीख आपको याद रखनी है, 22 जुलाई 1947। तो इस दिन क्या हुआ, राष्ट्र के ध्वज को अपनाया। ठीक है, एक तारीख ये याद रखना। एक इसी में क्वेश्चन याद रख लेना, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, कि हिंदी को कब भारत की औपचारिक भाषा घोषित कराया गया संविधान सभा द्वारा, तो 14 सितंबर 1949। एक तारीख ये भी याद रखना, 14 सितंबर, जो 14 सितंबर को हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं, 14 सितंबर 1949 हिंदी को भारत की औपचारिक भाषा घोषित करा गया, ऑफिशियल लैंग्वेज, औपचारिक भाषा घोषित। तो ये तिथि भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर एक क्वेश्चन आता है संविधान सभा से कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, तो 24 जनवरी 1950 को। तो इसी में ये देखेंगे एक तारीख 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, सॉरी अंतिम बैठक। और उस दिन क्या क्या निर्णय हुए 24 जनवरी को, 3 तो याद रखने इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रगान जो जनगण मन है को अपनाया, राष्ट्रध्वज को अपनाया, और सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। ठीक है ना,
चुने गए थे वो, हालांकि कोई कैंडिडेट उनके सामने चुनाव लड़ने के लिए खड़ा नहीं हुआ था, कोई उम्मीदवार नहीं था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, प्रसाद भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित। तो 3 तो पॉइंट याद रखना है ये, ठीक है। जिस दिन संविधान, ये लास्ट बैठक हो रही थी, तो 284 लोगों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करे। कुल कितने सदस्यों ने? 284 सदस्यों ने। तो इस फैक्ट को याद रखना। इसी में लास्ट में 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर करे। तो इसमें कुल कितनी महिलाएं थी उस समय? 8 महिलाओं सहित 8 महिलाएं थी। अंतिम दिन कितनी थी? 8 महिलाएं। बताया जाता है प्रथम हस्ताक्षर जो था, प्रथम हस्ताक्षर वो पंडित नेहरू जी ने करा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा करा गया, ठीक है। और अंतिम हस्ताक्षर पूछा जाए अंतिम किसने करा, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो प्रथम और अंतिम हस्ताक्षर, अगर प्रथम हस्ताक्षर महिलाओं में पूछा जाए तो विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है। तो इसमें ये याद रखना, अंतिम बैठक ये बहुत पूछी जाती है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रपति आए। 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर करे। कितने ने? 284 सदस्यों ने, जिसमें 8 महिलाएं थी। प्रथम हस्ताक्षर पंडित नेहरू ने और अंतिम हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने करा। इसी में हम देखो आगे देखेंगे जो और इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं भारतीय संविधान सभा के बारे में। इसी में देखना एक क्वेश्चन आता है बार बार कि फिर भारतीय संविधान को पूरी तरह लागू कब किया गया? पूरी तरह लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूरी तरह लागू करा गया। पूर्ण रूप से लागू, ठीक है। पूर्ण रूप शब्द दे दे या पूरी तरह बोल दे। तो इसी दिन भारत क्या बना? रिपब्लिक, गणतंत्र बना। भारत क्या बना? गणतंत्र। भारत गणतंत्र बना, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि भारत स्वतंत्र भारत का अर्थ, तो 15 अगस्त 1947 की बात कर रहा हूं मैं। अगर मैं गणतंत्र भारत की बात करूंगा कि गणतंत्र भारत में ऐसा हुआ, तो मैं बात कर रहा हूं 26 जनवरी 1950 के बाद की। तो ये पॉइंट आप याद रख लेना कि भारत गणतंत्र कब बना? 26 जनवरी 1950 को। क्योंकि हमारा पहला ही जो गणतंत्र दिवस मना दिया गया था वो 1930 को मनाया था, जब कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन से संबंधित, जब जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर भारतीय तिरंगे झंडे को फहराया, पूर्ण स्वराज्य की मांग करी और प्रतिवर्ष 26 जनवरी को क्या मनाने का निर्णय लिया? गणतंत्र दिवस। तो इसी के लिए हमने 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू करा था। फिर एक सवाल आता बार बार, जब भारत आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, तो इस बीच भारत का शासन कैसे चला? तो कुछ इसका सही आंसर है कि भारत का जो शासन संचालित करा गया वो भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के आर्टिकल 100 के तहत चलाया गया। और ये बात कहाँ लिखी गई थी? ये बात लिखी गई थी जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पास हुआ था उसमें, कि जब तक भारत का संविधान बनकर तैयार नहीं होगा, भारत का शासन कैसे संचालित होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। और भारत की स्थिति क्या रहेगी? डोमिनियन स्टेट। भारत का दर्जा क्या था उस समय? स्टेटस, डोमिनियन स्टेट, यानी औपनिवेशिक राज्य। किसका? ब्रिटेन का। तो याद रखना ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक,
50 तक। इस दौरान की बात करेंगे तो भारत की स्थिति कैसी है? भारत ब्रिटेन का एक डोमिनियन स्टेट है, औपनिवेशिक राज्य है। भारत ब्रिटेन का डोमिनियन स्टेट यानी औपनिवेशिक राज्य था, औपनिवेशिक राज्य था। ठीक है, औपनिवेशिक औपनिवेशिक राज्य था। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखना। और भारत का शासन किससे चला था? भारत का शासन भारत सरकार अधिनियम इंडियन गवर्नमेंट एक्ट अधिनियम 1935 की धारा, ये यूपी पैट में आया था सवाल, किस धारा से चला था? धारा 100 ठीक है, के अनुसार चलाया गया, चलाया गया। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और ये बात किस अधिनियम में लिखी थी? ये बात लिखी थी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। ठीक है, ये भी पॉइंट याद रख लेना। इसी में देखो आगे हम देखेंगे, क्वेश्चन आता कि संविधान सभा उस समय दो कार्य कर रही थी। एक तो भारतीय संविधान का निर्माण कर रही थी, और दूसरा जो एक कार्य कर रही थी, दूसरा कार्य हो रहा था कि ये भारत के लिए कानून का निर्माण भी कर रही थी, यानी एज ए संसद, पार्लियामेंट की तरह काम कर रही थी। अंतर इतना होता था, जब ये संविधान सभा के रूप में काम करती थी तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते थे, और अगर ये संसद के रूप में कानून निर्माण का काम करती थी तो अध्यक्ष हो जाते थे गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर को ही भारतीय संसद का पिता कहा जाता है, भारतीय संसद का जनक कहते हैं। आगे चलकर जब लोकसभा का गठन हो जाएगा तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष भी यही बनेंगे। ठीक है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष भी ये गणेश वासुदेव मावलंकर होंगे, इन्हीं को लोकसभा का पिता भी बोला जाएगा। तो लिखना, संविधान सभा भारत के लिए संविधान निर्माण के साथ साथ कानून निर्माण का कार्य भी करती थी संसद के रूप में, संसद की तरह। और अध्यक्ष कौन होते थे? अध्यक्ष होते थे गणेश वासुदेव मावलंकर। अध्यक्ष कौन होते थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, जीवी मावलंकर भी इनको बोलते हैं, जीवी मावलंकर। इन्हीं को क्या बोलते हैं? आगे देखेंगे हम, आगे नोट करते हैं इसको। गणेश वासुदेव मावलंकर को ही क्या बोला जाता? भारतीय संसद का जनक या पिता। और ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी थे, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? लोकसभा का पिता, लोकसभा का पिता भी या जनक भी इन्हीं को बोला जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, संविधान सभा जो थी उसने प्रथम संविधान संशोधन भी करा था, क्योंकि संसद का
संसद की पहली मीटिंग कब हुई? 13 मई 1952 को। तो संविधान संशोधन पहला कब हुआ? 1951 में। तो प्रथम संविधान संशोधन भी किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा के द्वारा। तो ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है। प्रथम संविधान संशोधन भी संविधान सभा ने किया। ठीक है, संविधान सभा ने किया। देखो अब हम संविधान सभा की आलोचना देखेंगे। क्या देखेंगे? आलोचना। संविधान सभा की आलोचना। सभा की आलोचना। आलोचना में देखो पहला पॉइंट याद रखना, एक व्यक्ति थे संविधान सभा के सदस्य निराजुद्दीन अहमद। निराजुद्दीन अहमद प्रारूप समिति जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके बारे में कहते हैं कि एक अपवहन समिति है। इसने संविधान के निर्माण में ज्यादा समय लिया। ज्यादा समय मतलब कम से कम कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन और 64 लाख रुपए का खर्चा आया। प्रारूप समिति की 111 बैठकें आयोजित हुई थी संविधान के उस पर। तो एक व्यक्ति कौन है याद रखना? निराजुद्दीन अहमद। निराजुद्दीन अहमद ने संविधान सभा की आलोचना करते हुए प्रारूप समिति जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, प्रारूप समिति को क्या कहा? अपवहन समिति। क्या कहा? अपवहन समिति। कि इसने समय बहुत लिया और पैसे बहुत खर्च हुए। तर्क क्या थे? कि समय अधिक। समय कितना? संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, और लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा आया। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा? इसको अपवहन समिति। पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो निराजुद्दीन अहमद का नाम आपको याद रखना। एक क्वेश्चन और आता है कि भारतीय संविधान सभा के कितने सत्र आयोजित हुए? तो 12 अधिवेशन हुए और संविधान के प्रारूप पर 114 दिन बहस हुई। ठीक है, पहला तो यही रखना, प्रारूप समिति की 141 बैठकें हुई। एक फैक्ट ये भी है, प्रारूप समिति की 141 बैठक हुई। और उसको भी नोट करके लिख लेना, वो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन। उसमें अंतिम कौन सा था? 24 जनवरी 1950 अंतिम बैठक, बहुत पूछी जाती है। अधिवेशन हुए और संविधान के प्रारूप पर 114 दिन बहस हुई। 114 दिन बहस हुई। तो ये पॉइंट याद रखना आप। ये थी एक संविधान सभा में जो प्रारूप समिति की उसकी आलोचना। अब संविधान सभा की आलोचना और जो व्यक्ति करते हैं उसमें एक व्यक्ति हैं आपके विंस्टन चर्चिल और एक हैं लॉर्ड विंस्काउट साइमन। लॉर्ड विंस्काउट साइमन जो आपने पढ़ा होगा, साइमन कमीशन जिसके विरोध में नारे लगे थे, साइमन गो बैक। तो साइमन जो बोलता है संविधान सभा के बारे में, वो कहता है कि हिंदुओं की संस्था है। क्या है? हिंदुओं की। क्योंकि संविधान सभा में कांग्रेस कितनी सीटों पर थी? 208, जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में बताई थी। स्टार्टिंग में याद करना, जब संविधान सभा के चुनाव हो रहे थे तो 213 सीटों पर कौन लड़ी थी? कांग्रेस। 213 सीटों पर कांग्रेस, 79 सीटों पर मुस्लिम लीग और 4 सीटों पर सिख थे। 4 सीटों पर सिख। तो फिर इनमें से कितनी सीट किसको मिली थी? कांग्रेस को कितनी थी? जो हिंदुओं की मानी गई 208। मुस्लिम लीग को 73 मिली। मुस्लिम लीग 73। ठीक है, ये मुस्लिम लीग के सभी सदस्य एब्सेंट थे प्रथम मीटिंग में। और अदर्स को जो मिली, अन्य लोगों को जो निर्दलीय थे या और छोटी पार्टी थी, उनको 15 मिली थी। ये सीट थी।
तो अब संविधान सभा में 208 सदस्य कांग्रेस से थे। तो लॉर्ड विंस्कॉट साइमन क्या बोलता? लॉर्ड विंस्कॉट साइमन कहता है कि ये हिंदुओं की संस्था है। अब ये होना भी है क्योंकि उस समय जो पॉपुलेशन थी 40 करोड़, उसमें मोस्टली हिंदू थे ही, तो ये होना कोई आश्चर्यजनक की बात भी नहीं है। फिर भी कथन याद रख लेना, लॉर्ड विंस्कॉट साइमन। लॉर्ड विंस्कॉट साइमन क्या बोलता है संविधान सभा के बारे में? ये बात याद रखनी है आपको, हिंदुओं की संस्था। क्या बोलता? हिंदुओं की संस्था है, हिंदुओं की संस्था। किसको? संविधान सभा को, संविधान सभा को। ठीक है, स्टेटमेंट अच्छा है, पूछा जा सकता। दूसरा जो और आलोचना याद रखनी है, विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल संविधान सभा को एक ही जाति की संस्था बोलते, उनका भी कहने का मतलब यही था। तो दूसरा याद रखना, विंस्टन चर्चिल का स्टेटमेंट। विंस्टन चर्चिल ये क्या बोलता है? एक ही जाति की संस्था है, एक ही जाति की संस्था है, एक ही जाति की संस्था है। ठीक है, अगला जो इसी में एक फैक्ट याद रखना, एक व्यक्ति है ग्रैनविल अस्टिन। ग्रैनविल अस्टिन कहते हैं कि संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। ये यूपी ARO परीक्षा में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो तीसरा जो आपको याद रखना है, ग्रैनविल अस्टिन, जिन्होंने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद भी कहा है। ये स्टेटमेंट है ग्रैनविल अस्टिन का। ये क्या बोलते हैं संविधान सभा के बारे में? ये संविधान सभा के बारे में बोलते हैं कि संविधान सभा ही कांग्रेस है, संविधान सभा ही कांग्रेस है, ठीक है, और कांग्रेस ही भारत है, ठीक है। और ये संविधान सभा के बारे में बिना दुल्हन वाली बारात तो पहले ही फैक्ट आ गया, विंस्टन चर्चिल ने पहले ही बोल दिया था। ठीक है, एक और याद रख लेना एक फैक्ट कि जब आज़ादी के बाद संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 229 रह गई थी स्वतंत्रता के बाद, 229, जिसमें 229 सदस्य क्या थे? निर्वाचित थे, और 70 सदस्य क्या थे? 70 सदस्य, क्योंकि मुस्लिम लीग वाले तो पाकिस्तान चले गए। 70 सदस्य थे आपके देशी रियासत जो मनोनीत हुए थे। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना। ठीक है, तो इसमें हमने संविधान सभा की आलोचना के बारे में देखा। ठीक है, लास्ट स्लाइड में हमने क्या देखा? संविधान सभा की आलोचना के बारे में। तो इस वीडियो में हमने जो संविधान सभा से संबंधित प्रमुख तथ्य थे, फैक्ट्स थे, या और भी कोई जानकारी थी, सभी को समेटने की कोशिश करिए। तो आशा करता हूँ आप इस वीडियो को अच्छे तरह से देखोगे और पूरी उम्मीद है कि परीक्षा में सवाल इससे बाहर नहीं आएगा। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और हमारे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो पसंद आए या कोई सुझाव भी देना हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।